हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद रैंकर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है हमारा यूपी पेट बैच का चौथा दिन और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मौर्य वंश के बारे में। स्टार्टिंग करेंगे कुछ थ्योरी के साथ और लास्ट में हम करेंगे प्रीवियस ईयर और सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश के साथ। एंड दिस इज ऑल अबाउट मी। मेरा नाम है ऋतुल प्रताप सिंह और मैंने क्लियर किए हैं ये सारे एग्जाम्स। लास्ट ईयर मुझे मिले थे 98 परसेंटाइल इन यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जामिनेशन। शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश अंतिम नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध के सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य वंश की स्थापना की किसने? मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। आई होप कि ये सभी आप सभी को पता ही होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी मौर्य वंश की स्थापना, ठीक है। और ये तो रहा स्थापना के बारे में। अब चंद्रगुप्त मौर्य का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो इनका शासनकाल का जो समय था वो था लगभग 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 297 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। अब चंद्रगुप्त मौर्य को देखो, कई सारे हिस्टोरियंस अलग अलग वंश का मानते हैं। आप लोगों ने भी ऐसा सुना होगा, ऐसा पढ़ा होगा कि इनके जो वंश को लेकर के है वो अभी क्लियरिटी कुछ नहीं है, सब लोग अलग अलग मानते हैं। जो ब्राह्मण का जो साहित्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल का बताते हैं, वहीं जो बौद्ध और जैन साहित्य हैं उसे क्षत्रिय बताते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों के हिसाब से, जो ब्राह्मण ग्रंथ था, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र कुल में पैदा हुआ था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र कुल में पैदा हुए थे। और वहीं अगर बात करें, एक मिनट में, ठीक है। अब अगर वहीं जैन और बौद्ध धर्म के हिसाब से देखा जाए, जो जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल का बताते हैं। किस कुल का बताते हैं? वो बताते हैं क्षत्रिय कुल का, ठीक है, ठीक। तो क्लियरिटी नहीं है कुल मिलाकर के कि ये किस वंश के थे। अब आगे बात करें तो जैसे कई सारे आपको दिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कई विदेशी थे, जो विदेशी राइटर्स हैं वो इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो मैं ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ कि जो जस्टिन था, जस्टिन एक हिस्टोरियन का नाम है, उसके हिसाब से इसको सैंड्रोकोट्स बोला गया और प्लूटार्क के हिसाब से इसको एंड्रोकोट्स बोला गया। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे ओरली बता रहा हूँ। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट होता है मैं उसको यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। आपको भी मैं यही सजेशन देता हूँ हमेशा से ही कि आप भी एक पेन पेपर लेकर के बैठिए और जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते चलिए। आपको नो डाउट मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपकी जो खुद की नोट्स होती है वो सालों साल तक काम करती है। आप पेट नहीं, आप एसएससी का एग्जाम दोगे, रेलवे का एग्जाम दोगे, आप एक बार के लिए जाओगे, यूपीएससी सीडीएस भी दोगे, यूपीएससी नहीं कर रहा हूं मैं, सीडीएस का भी एग्जाम दोगे, तो आपके क्वेश्चंस मोर और लेस यहीं से आएंगे, ठीक है। और कहीं से मतलब हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके बाहर से आ जाए, बट मोर और लेस क्वेश्चंस आपको यही देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री तो बदलती नहीं, सबके लिए हिस्ट्री सेम है। आप किसी भी एग्जाम को लेकर के बैठेंगे सबके लिए हिस्ट्री सेम रहेगी, ठीक है। तो इसको क्या करिए, नोट डाउन करते चलिए। चलिए वापस लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैन और बौद्ध के हिसाब से ये क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और ब्राह्मणों के हिसाब से, ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उनके हिसाब से ये शूद्र कुल में पैदा हुए थे। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब धनानंद को हराया उसके बाद जो अगला शासक था वो था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को पराजित किसने किया? सेल्यूकस एक यूनानी शासक था, है ना। सेल्यूकस ही था जो सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस को पराजित करके, ठीक है, सेल्यूकस को पराजित किया। कब किया सेल्यूकस को पराजित? ठीक है, तो सेल्यूकस को पराजित किया। पराजित करने के बाद जो सेल्यूकस के से और चंद्रगुप्त मौर्य से एक संधि होती है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी से, चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर के सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को उसके बदले में बलूचिस्तान, सिंधु नदी का जो एरिया था और अफगानिस्तान क्या किया, उसे दे दिया। पूर्वी अफगानिस्तान, पूरा अफगानिस्तान नहीं, पूर्वी अफगानिस्तान किसको दे दिया? वो दे दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। और साथ ही सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह, सेल्यूकस की पुत्री थी कौन? हेलेना, ठीक है। सेल्यूकस की पुत्री थी
हेलेना और सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह किससे हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, सेल्यूकस की पुत्री का विवाह, सॉरी मैं इसको करता हूं, सेल्यूकस की पुत्री का विवाह हुआ। सेल्यूकस की पुत्री का क्या नाम था? एक मिनट। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह किससे होता है? चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। ठीक है, और सेल्यूकस ने क्या किया? अब इसके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? राजदूत नियुक्त किया। किसको? आपने पढ़ा भी होगा, मेगस्थनीज को। और मेगस्थनीज की एक किताब है, प्रसिद्ध किताब है, जिसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेगस्थनीज की किताब का क्या नाम है। वो किताब का नाम है इंडिका, टाटा इंडिका नहीं। ठीक है, टाटा इंडिका से याद कर सकते हो। ठीक है, तो टाटा इंडिका ठीक है, तो मेगस्थनीज की किताब का नाम है इंडिका, और उसको लिखा किसने है? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, तो ये रही पूरी की पूरी मौर्य वंश की जो स्थापना से लेकर के सेल्यूकस को पराजित करने तक की पूरी स्टोरी। और अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि इंडिका जो बुक है ये किस चीज़ पे आधारित है, किस पे इंडिका के बारे में लिखा क्या गया है? तो इसमें बेसिकली जो मौर्य वंश का प्रशासन था, उसकी अर्थव्यवस्था थी, और जो मौर्य वंश के टाइम में समाज का एक पूरा तरीका था, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम। इसका एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ टाइम पीरियड। 322 बीसी से लेकर के 297 बीसी तक ये टाइम पीरियड था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, इसके बाद यहां तक के बाद अब आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ही पहली जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति, मैंने कल के लेक्चर में ये बताया भी था, प्रथम जैन संगीति, ये संगीति है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ, और वो कहां पे हुआ? वो हुआ पाटलिपुत्र के अंदर। कहां पे हुआ वो होता है पाटलिपुत्र के अंदर। प्रथम जैन संगीति का आयोजन होता है और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? इसकी अध्यक्षता किया था स्थूलभद्र ने। तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र के अंदर प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई उस समय अगर मौर्य साम्राज्य को देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य को की जो सीमाएं थी, मैं उसके बारे में एक बार बताता हूं। एक मैं मैप बनाऊंगा ऐसे फ्लो चार्ट टाइप का, उसको ध्यान में देकर रखना। ठीक है, तो डायरेक्शंस का मैप है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, और ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ में उसकी जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सीमाएं थी उसकी मृत्यु के समय वो थी हिमालय तक, हिमालय की जो पर्वत थे, हिमालय की जो रेंजेस थी वहां तक। ईस्ट में देखा जाए तो ईस्ट में जो इसकी सीमाएं थी वो थी बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है, बंगाल की खाड़ी तक। साउथ में देखा जाए तो मैसूर तक। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि दक्षिण दक्षिण भारत पे सर्वप्रथम विजय का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय, मैं एक बार इस क्वेश्चन को इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब यही सब तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय वो किसको जाता है? वो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, वेस्ट में देखा जाए तो कहां तक गया है ये जाता है हिंदुकुश की पहाड़ियों तक। हिंदुकुश पर्वत तक। ठीक है, तो यहां तक ये था चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा साम्राज्य, जो कहां से फैला था? वो फैला था नॉर्थ में हिमालय तक, पूरब में बंगाल की खाड़ी तक, साउथ में मैसूर तक, और पश्चिम में यानी वेस्ट में हिंदुकुश पर्वत तक। तो इतना बड़ा साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का उसकी मृत्यु के समय। ठीक है, ये आपको छोटा साम्राज्य अगर आप देखेंगे मैप में तो पूरा का पूरा भारत
ठीक है, पूरा का पूरा भारत कवर हो रहा है लगभग। तो बहुत बड़ा साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चलते हैं एक अगली साइड की तरफ और देखते हैं कुछ और बातें इसके बारे में। अब देखिए, एक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख जो है ये रुद्रदामन ने लिखा था, और किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया है संस्कृत में। और उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख है। ठीक है, और इसमें इस अभिलेख के अंदर एक झील का वर्णन किया गया है जिसका नाम है सुदर्शन झील। ठीक है, सुदर्शन झील एक झील है जिसका वर्णन किया गया है जूनागढ़ अभिलेख के अंदर। ठीक है, तो इस झील का जो निर्माण है वो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इसका एक राज्यपाल हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसका नाम था पुष्यमित्र वैश्य। उसने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में करवाया था। ठीक है, सौराष्ट्र एक जगह है, आज भी है, वहां पे करवाया था। चंद्रगुप्त जो अपने अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जाकर के जैन मुनि थे भद्रबाहु। मैंने स्थूल भद्र और भद्रबाहु के बारे में कल बताया था, जब जैनिज्म और जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था आपको दोनों के बारे में। ठीक है, आपको स्थूल भद्र और भद्रबाहु दोनों के बारे में। तो भद्रबाहु से इन्होंने क्या की? जैन दीक्षा ली। भद्रबाहु से क्या किया इन्होंने? जैन दीक्षा ली और निकल गए कैवल्य की प्राप्ति के लिए। जैन दीक्षा ली और कहाँ पे निकल गए? जो है निकल गए ये कैवल्य की प्राप्ति में। और एक जगह है श्रवण बेला। कहाँ पे? श्रवण बेल गोला है ना, श्रवण बेल गोला। और श्रवण बेल गोला में इन्होंने उपवास रख के, जो जैन धर्म में मान्यता है कि प्राण त्यागना होता है उपवास रख के, श्रवण बेल गोला में 297 BC में, 297 ईसा पूर्व में प्राण त्याग दिए। ठीक है, तो प्राण त्याग दिए। तो ये पूरी स्टोरी है इसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अगर आप एक एक करके पढ़ेंगे, फिर से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर अपना नोट्स बना रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ फिर से सारी चीज़ें। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, उसको पराजित करके 25 वर्ष की आयु में 322 ईस्वी पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। इसके बाद चंद्रगुप्त का जो अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके बाद किसको पराजित किया? इसको पराजित किया सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये था सिकंदर का सेनापति, जो यूनानी शासक था, है ना। और उससे चंद्रगुप्त मौर्य से और सेल्यूकस निकेटर से होती है एक संधि, जिस संधि में 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के सेल्यूकस निकेटर जो था उसने बलूचिस्तान, सिंधु नदी का पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी अफगानिस्तान किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और साथ ही अपनी पुत्री हेलेना का जो विवाह है वो कर देता है किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और सेल्यूकस इसके साथ ही अपना एक राजदूत नियुक्त करता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम था मेगास्थनीज, और जिसकी एक रचना है जिसका नाम है इंडिका। और इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रशासन का, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन था, जो समाज था, जैसी उसकी अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में लिखा गया है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में एक पहली जैन सभा का आयोजन होता है, पहली जैन संगीति का आयोजन होता है। कहाँ पे होता है? पाटलिपुत्र में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? स्थूल भद्र कर रहा था। और उसके बाद देखा जाए तो चंद्रगुप्त, अच्छा एक चीज़ और मैं फिर से बताता हूँ, ये जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो संस्कृत में लिखा गया है। इसी में सुदर्शन झील का जिक्र है, जो सुदर्शन झील बनवाई गई थी सिंचाई के लिए। ठीक है, और जीवन के अंतिम समय में ये क्या करते हैं? भद्रबाहु से जैन दीक्षा लेते हैं और श्रवण बेलगोला में 297 BC में, 297 ईसा पूर्व में ये प्राण त्याग देते हैं। और प्राण त्यागते कैसे हैं? ये प्राण त्यागते हैं
अपना वो जो उपवास करके, ठीक है, जो व्रत रखा जाता है काफी लंबे समय तक, और वो जब उससे प्राण त्यागा जाता है तो कहा जाता है जैन धर्म में कि उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं अगले शासक की तरफ। मौर्य वंश का अगला शासक था बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त की जब मृत्यु होती है, ठीक है, चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात बिंदुसार कौन था? ये पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक है। और ये उसकी मृत्यु के बाद 297 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु होती है, और 297 ईस्वी पूर्व में इसका राज्याभिषेक होता है। और एक बार ठीक से लिख दो, हाँ, 297 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का शासनकाल माना जाता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, और जब जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है तो उसके बाद बिंदुसार गद्दी पे बैठता है, ठीक है। अब बिंदुसार में अगर आप देखिएगा तो बिंदुसार के जो जीवन काल में है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा, वही इंपॉर्टेंट है और उसी को आप ध्यान में रखिएगा। तो बिंदुसार ने जो दक्षिण भारतीय क्षेत्र हैं उसको भी जीत करके मगध साम्राज्य में सम्मिलित किया। ये एक इंपॉर्टेंट है कि जो दक्षिण भारतीय क्षेत्र हैं उसको भी मगध साम्राज्य में शामिल करने का श्रेय बिंदुसार को जाता है। लेकिन पहला राजा जिसने दक्षिण विजय किया वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। आपको मैंने बताया दक्षिण में उसका जो सीमाएं थी वो मैसूर तक टच हो रही थी, है ना। इसके बाद बिंदुसार के ही शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा, द ग्रेट अशोका, है ना। तो बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जिसको खत्म करने के लिए अशोक को उसने भेजा पहली बार में, और दूसरी बार में अपने दूसरे पुत्र सुसेम को भेजा था। कहाँ पे? तक्षशिला के अंदर, ठीक है। बस यही 1-2 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसके हिसाब से उसमें बिंदुसार के केस में, ठीक है। अच्छा चलिए, अच्छा अर्थशास्त्र को मैं चाणक्य के सेक्शन में बताऊंगा, यहाँ पे रहने दीजिए। बढ़ते हैं अब अगले शासक की तरफ, द ग्रेट अशोका, सम्राट अशोक। तो देखिए, पीछे मैंने आपको बताया कि बिंदुसार का जो शासनकाल था वो 273 बीसी में समाप्त हो जाता है। लेकिन सम्राट अशोक का जो शासनकाल है वो 273 से ना चालू होकर के 269 बीसी से चालू होता है, ईसा पूर्व से चालू होता है, और ये चलता है 232 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 269 बीसी से चालू होता है, 232 ईसा पूर्व तक चलता है। तो आप कहेंगे सर बाकी के 4 साल क्या हो गए? 273 से 269 कहाँ गया? तो देखिए, कारण ये था कि जब बिंदुसार की मृत्यु होती है तो शुरुआत होती है इनके गृह युद्ध की। गृह युद्ध किस प्रकार का? कि जो अशोक के भाई थे उनके बीच में होने लगता है झगड़ा किस चीज का? सिंहासन को लेकर के, कि मैं राजा बनूंगा कि तुम राजा बनोगे, है ना। और इस चक्कर में कहा जाता है कि सम्राट जो अशोक है इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी गद्दी पाने के लिए, ठीक है। तो गद्दी पे बैठने से पहले कहा जाता है कि अपने 99 भाइयों की हत्या की किसने? सम्राट अशोक ने, ठीक है। 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पे बैठता है सम्राट अशोक। और 4 वर्ष के बाद, अब बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष के बाद 269 बीसी में इसका होता है राज्याभिषेक, ठीक है। अब देखिए, राज्याभिषेक से पहले, या ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक बार शायद पूछा गया है, आयोग ने एक बार पूछा है शायद इस क्वेश्चन को। राज्याभिषेक के पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो वो था उज्जैन का, ठीक है। राज्याभिषेक के जस्ट पहले उज्जैन का राज्यपाल था। इसके अलावा वो 2 और जगह का राज्यपाल रह चुका था। एक तो तक्षशिला, मैंने अभी बताया ना, तक्षशिला में विद्रोह रोकने के लिए किसको भेजा गया था? अशोक को भेजा था ना, तक्षशिला। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है तक्षशिला के अलावा जिसमें ये राज्यपाल रह चुका था, वो है अवंती, ठीक है। तो राज्याभिषेक के पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था जस्ट पहले, इसके अलावा वो तक्षशिला और अवंती का भी राज्यपाल रह चुका था, ठीक है। और इसके साम्राज्य में, अशोक के साम्राज्य में तमिल प्रदेश को छोड़ करके, तमिल प्रदेश को छोड़ दीजिए, तमिल प्रदेश नहीं था, बाकी का पूरा हिंदुस्तान, पूरा का पूरा भारत इस सम्राट अशोक के से जो पूरा का पूरा सीमा थी,
ठीक है, साम्राज्य था, उसके साम्राज्य में शामिल था। केवल और केवल क्या नहीं था, तमिल प्रदेश नहीं था, ठीक है। तो पूरा भारत, आज का भारत, फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इतना बड़ा साम्राज्य था सम्राट अशोक का। मैं एक लगाना चाहता था कि एक मैप के थ्रू आपको समझा देता, लेकिन वो लगाया नहीं पाया, आपको कभी और बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। और अपने जो राज्याभिषेक के 8वें साल, राज्याभिषेक के 8 साल बाद, राज्याभिषेक के 8 साल बाद इसकी पहली जीवन की सबसे बड़ी घटना, या फिर कहा जा सबसे इंपॉर्टेंट घटना होती है, वो जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कलिंग युद्ध, ठीक है। पूरे भारत को जीत लिया था, सिर्फ कलिंग बचा था, और कलिंग पे आक्रमण करता है। ये कब आक्रमण करता है, 261 बीसी में, ठीक है, 261 बीसी में, अपने जो शासन काल के 8, अपने जो राज्याभिषेक के 8 साल के बाद 261 बीसी में कलिंग पे आक्रमण करता है। और कलिंग युद्ध का जो जिक्र है वो कहाँ पे किया गया है, वो अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। कलिंग युद्ध का जिक्र अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कलिंग का जो युद्ध है वो अशोक के कौन से शिलालेख में वर्णित है, तो वो है 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध कब हुआ, 261 बीसी में, 13वें शिलालेख में लिखा, 261 बीसी में कलिंग का युद्ध होता है, जिसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है, ठीक है। कलिंग युद्ध के बारे में हम थोड़ा अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहीं के बाद आप देखेंगे कि अशोक की पूरी मनोदशा बदल जाती है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक की मनोदशा बदल जाती है, और उसने क्या किया कि फिर उस दिन से युद्ध न लड़ने का निर्णय किया। कलिंग युद्ध में कहा जाता है कि लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और घायल भी हुए, ठीक है। तो कलिंग युद्ध एक बहुत भयानक युद्ध हुआ, और जिसके परिणाम स्वरूप उसने युद्ध त्यागने की घोषणा की, और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, ठीक है। कलिंग युद्ध के बारे में देखिए, कलिंग युद्ध को जीता किसने था, तो इसका जो विजेता था वो था अशोक। विजेता कौन था, विजेता था अशोक। उसके बाद कलिंग का जो मैंने बता दिया कि कौन से शिलालेख, एक बार फिर बता देता हूं, 13वें शिलालेख में इसका जिक्र किया जाता है, 13वें शिलालेख में जिक्र किया जाता है। इसके अलावा 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यह भी लिख लीजिए, 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। अब देखिए, इस युद्ध के पश्चात जो अशोक था, अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा, और खुद के एक जो सिद्धांत है, एक सिद्धांतों का एक पूरा का पूरा ग्रुप, सिद्धांतों का ग्रुप क्या किया, सिद्धांतों से मिला करके एक नया धर्म तैयार करता है, जिसका नाम था धम्म, ठीक है। बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया अशोक ने। अब धम्म के बारे में भी मैं भी आऊँगा। तो 261 बीसी में जो कलिंग का युद्ध हुआ, उसमें जो आहत होकर के जो भी उसमें किलिंग हुई, जो भी जितने लोग मारे गए, जितने लोग जो है इंजर्ड हुए, जितने लोग बंदी बनाए गए, उसको देख करके चंद्रगुप्त का मन आहत हो जाता है। ऐसा लिखा गया है, कहाँ पे ऐसा लिखा गया है, बौद्ध और जैन, बौद्ध धर्म के साहित्यों में, जैन धर्म के साहित्यों में और अलग अलग साहित्यों में लिखा गया है कि उसको बहुत आहत होता है, और उसने क्या किया कि उस दिन से युद्ध ना करने की कसम खाई और शुरू कर देता है धर्म के प्रसार करने के लिए। उसने क्या किया, धम्म नामक एक प्रिंसिपल्स का कलेक्शन चालू किया और बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया, और फिर क्या किया, चालू कर देता है धर्म का प्रचार और प्रसार करना, ठीक है। अब देखिए, चलिए सारनाथ स्तंभ पे अभी मैं आऊंगा, पहले यहीं पे देखते हैं, ठीक है। और इस काम के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, इसने अपने पुत्र महेंद्र, पुत्र का नाम था महेंद्र, ठीक है, और पुत्री का नाम था संघमित्रा। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा है श्रीलंका, क्या करने के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। धर्म के प्रचार के लिए, धम्म के प्रचार के लिए, कुछ भी कहिए आप, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजता है श्रीलंका, ताकि जाकर के वहां पे धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, ठीक है। अब देखिए, एक और आगे देखते हैं, इसमें एक पॉइंट और क्या है, अशोक एक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित करता था, और इसकी जो प्रेरणा उसने ली थी वो थी, एक ईरान के शासक हुआ करते थे, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है उनका,
ईरान के शासक थे वो भी इसी तरीके से करते थे। अभिलेख क्या होते हैं, बेसिकली पत्थरों पे आप कुछ लिख करके अपने साम्राज्य में जगह जगह पे लगवा देते हो, तो वो अभिलेखों के माध्यम से अपनी बातों को कन्वे करता था अपनी प्रजा से, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और एक फैक्ट और है अशोक के बारे में, मैं पीछे वाली स्लाइड नहीं यहीं पे बता देता हूँ, पीछे ही चलता हूँ, जगह होगी पीछे तो पीछे बताता हूँ। स्लाइड चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप क्या करोगे, डबल टैप करोगे और आप 10 सेकंड स्किप करोगे वीडियो, क्योंकि यार स्लाइड चेंज होने में कुछ ये टेक्निकल फॉल्ट है, पता नहीं किस लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो सम्राट अशोक को एक, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसीलिए मैं स्टार बनाता हूँ, जहाँ इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहाँ स्टार बना देता हूँ। तो अशोक के अभिलेखों में, जो इसके अभिलेख हैं, उसमें अशोक को किस नाम से बुलाया गया है, देवनाम प्रिय। क्या बुलाया गया है, देवनाम प्रिय। लिखता हूं मैं यहीं पे, देव नाम प्रिय, यानी जो देवताओं का प्रिय हो, ठीक है, देवताओं को का जो प्रिय हो, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शिनी। कहीं कहीं पे प्रियदर्शी मिलता है, कहीं कहीं पे प्रियदर्शी मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, हर जगह उसका सेम ही मतलब है, प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी का क्या मतलब होता है, जो बहुत सुंदर दिखता हो, ऐसा, ठीक है। तो देवनाम प्रिय और प्रियदर्शिनी भी किसको बोला गया है, ये अशोक को बोला गया है, किसमें, अब अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें बोला गया है, ठीक है। इतना इसको याद रखिएगा और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, सारनाथ स्तंभ। देखिए सारनाथ स्तंभ इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत सरकार का जो प्रतीक चिन्ह है, सारनाथ स्तंभ जो भारत सरकार का प्रतीक चिन्ह है, वो यहीं से लिया गया है, भारत सरकार का, ठीक है। तो भारत सरकार का प्रतीक चिन्ह कहां से लिया गया है, वो लिया गया है सारनाथ स्तंभ से। प्रतीक चिन्ह कहां से लिया गया है, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। और इस स्तंभ का जो शीर्ष भाग है, जो ऊपर का भाग है, ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं, ऊपर के भाग को बोलते हैं सिंह चतुर्मुख। क्या बोलते हैं, सिंह चतुर्मुख, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऊपर के भाग को बोलते हैं, देखते भी होंगे आप, हाँ, सिंह चतुर्मुख, ठीक है, ऊपर के भाग को बोलते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था, अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं हम, अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, हाँ, तो अशोक ही करवाएगा ना, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। तो भारत सरकार का जो प्रतीक चिन्ह है, देखते हैं ना 4 शेर, ठीक है, तो वो कहां से लिया गया है, वो यहीं से लिया गया है, सारनाथ के स्तंभ से। ऊपर के भाग को बोलते हैं सिंह चतुर्मुख। क्यों चतुर्मुख, क्योंकि उसमें 4 सिर हैं। और निर्माण किसने करवाया था, निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। अब देखिए अशोक का जो अभिलेख है, अभिलेख ही तो है जो अशोक के बारे में हमें इतनी जानकारी देता है। तो अशोक के इतिहास की जो पूरी जानकारी है उसको, वो हमें कहाँ से मिलती है, वो मिलती है हमें अशोक के अभिलेखों से। और अशोक पहला भारतीय शासक था जो अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित करता था। अब अभिलेखों का माध्यम मैंने बताया ना, ये अभिलेख क्या होते हैं, बस पत्थर का टुकड़ा, उस पर लिखवा दीजिए, लिखवा करके कहीं रखवा दीजिए, चौराहों पे रखवा दीजिए, आप कहीं बड़े बड़े नगरों में रखवा दीजिए, राजधानी में रखवा दीजिए। तो ये एक तरीका होता था अशोक का अपने अभिलेखों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, ठीक है। अब अशोक के जो अभिलेख हैं, ये सारे अभिलेख किस भाषा में हैं, देखिए मैं भाषा लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, लोअर पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। कौन कौन सी भाषा का यूज किया गया है, वो भाषाएं हैं ब्राह्मी, ब्राह्मी की बात कौन सी है, खरोष्ठी। कहोगे सर ये कौन सी भाषा है, यार पहले हुआ करती थी, याद कर लो बस, बाकी कुछ नहीं कह सकता मैं, मुझे भी नहीं आती ब्राह्मी और खरोष्ठी। ब्राह्मी लिपि तो अभी भी हम यूज करते हैं, खरोष्ठी मुझे नहीं पता। अरमाइक, अरमाइक है ना। और लास्ट है ग्रीक लिपि, ग्रीक जो यूनान से आई थी, ठीक है। तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक, ये 4 लिपियां थी जिसमें अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। अब देखिए अशोक के 2 अभिलेख, जो एक आपका मिलेगा शाहबाजगढ़ी, हाँ शाहबाजगढ़ी ही है शायद, हाँ वही है शाहबाजगढ़ी
शाहबाजगढ़ी और दो अभिलेख ऐसे हैं, एक तो शाहबाजगढ़ी और दूसरा मानसेहरा। ये दो अभिलेख ऐसे हैं जो लिखे गए हैं किस लैंग्वेज में, किस लिपि में? ये लिखे गए हैं खरोष्ठी में। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है खरोष्ठी में। अच्छा, ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। और ये दोनों के दोनों जो आपके अभिलेख हैं ये कहाँ पे हैं? ये सिचुएटेड हैं पाकिस्तान में। ठीक है। इसके अलावा बाकी एक और, अभी आपको मैं दो अभिलेख और बता रहा हूं। एक तो तक्षशिला और दूसरा लघमान। एक तक्षशिला, ये आसान है याद करना, तक्षशिला वाला। एक तक्षशिला और दूसरा का नाम क्या है? लघमान। और ये दोनों कहाँ पे हैं? अगर तक्षशिला आप जानते होंगे तो आइडिया लगा सकते हो तक्षशिला का। ये दोनों के दोनों कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? ये दोनों लिखे गए हैं अरमाइक में। ठीक है, अरमाइक लिपि में। और अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं तक्षशिला और लघमान, और दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों आपके अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की स्पेलिंग सही है? गलत है कहीं पर शायद, जो भी हो स्पेलिंग में मत जाइएगा। अफगानिस्तान ठीक तो है यार, हैं? ठीक ही है। तो ये है कुछ अभिलेख उसके जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वैसे तो पूरे के पूरे 14 अभिलेख हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है जिसमें स्वयं को सम्राट बोला है। एक अभिलेख ऐसा है जिसमें किसने? अशोक ने स्वयं को सम्राट बोला। कौन से अभिलेख में? वो बोला है, एक अभिलेख है जिसका नाम है भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख में सम्राट अशोक ने स्वयं को सम्राट बोला है। ठीक है, भाब्रू अभिलेख में सम्राट अशोक ने स्वयं को सम्राट बोला है। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से और मौर्य साम्राज्य का पतन होता है, किस तरीके से। अब देखिए, अशोक के बारे में इतना ही था। अशोक के बारे में इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ पूछा जा सकता है आपके पेट के एग्जामिनेशन में, क्योंकि इससे ज़्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता। सब कुछ तो मैंने कवर कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, मौर्य साम्राज्य की समाप्ति से पहले अगर मौर्य साम्राज्य आप खत्म कर रहे हैं और चाणक्य का नाम न ले, ऐसा कैसे हो सकता है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा, एक टॉपिक मेरे रह गया, चलिए अच्छा वो अभी आगे कवर कर दूंगा मैं। तो चाणक्य कौन थे? ये थे ऋषि चड़क। एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि चड़क के पुत्र थे। कौन? चाणक्य। ऋषि चड़क के पुत्र थे चाणक्य। ठीक है, और उन्होंने अपने बेटे का नाम चाणक्य रख दिया। इनको ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त। ठीक है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। और इनकी एक पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अब देखिए, अर्थशास्त्र का जो, देखिए बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि अर्थशास्त्र, चाणक्य की एक किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, वो किससे संबंधित है, किस सब्जेक्ट से संबंधित है। लोग अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमी से लगा लेते हैं, तो इकोनॉमी बिल्कुल मतलब नहीं होता। अर्थशास्त्र में जो लिखा गया है वो किस तरीके से शासन किया जाए। ठीक है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो शासन के सिद्धांत हैं, शासन के सिद्धांत प्रशासन के ऊपर, मतलब ठीक है, शासन के सिद्धांत यानी प्रशासन के ऊपर ये किताब लिखी गई है। शासन के सिद्धांत यानी कि प्रशासन के ऊपर, ये राज्य प्रशासन के ऊपर ये किताब लिखी गई है। ध्यान में रखिएगा, अर्थशास्त्र का मतलब बिल्कुल इकोनॉमी नहीं है। अर्थशास्त्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र में इकोनॉमी का जिक्र नहीं है, वहां पे सिर्फ प्रशासन का जिक्र है। ठीक है, चाणक्य ने ही एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था सप्तांग थ्योरी। सप्तांग या साप्तांग? सप्तांग होता है, सप्तांग। सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? ये भी दिया था चाणक्य ने। सब कहेंगे आप सर सप्तांग सिद्धांत क्या होता है? तो बेसिकली देखिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए
जो 7 लोगों की आवश्यकता होती है, जो 7 लोग कम से कम होने चाहिए जो किसी राज्य को एक अच्छे तरीके से संभाल सकें, वो बताया गया है साप्तांग सिद्धांत में। इसमें कौन कौन से हैं, कौन कौन लोग हैं? इसमें है राजा, जो सबसे जब पहले जरूरी होता है। राजा के बाद है अमात्य, ठीक है, ये राजा के बाद कौन है? अमात्य। अमात्य के बाद है जनपद। ये देखिए ये क्या है, ये है एक पूरे के पूरे एक प्रशासन को, पूरे के पूरे कंट्री को डिवाइड किया गया है साप्तांग थ्योरी में। राजा, अमात्य, जनपद, जनपद के बाद दुर्ग, ठीक है, और दुर्ग के बाद कोस, कोस के बाद दंड, दंड के बाद मित्र, ठीक है। किसी एक एग्जाम में मैं गया था कहीं पे पेपर देने, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं, वहां पे ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन चाणक्य की सप्तांग सिद्धांत में से नहीं है, नहीं सम्मिलित है, सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शंस थे आपके और उसमें एक ऑप्शन गिवन था शत्रु। तो चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत में शत्रु नाम का जिक्र नहीं किया गया है, इसको रट लीजिए, ध्यान में रख लीजिए कि शत्रु नाम का जिक्र नहीं किया गया है। राजा है उसमें, अमात्य आता है, जनपद आता है, दुर्ग मतलब किला आता है, कोष मतलब आपका ट्रेजरी, ट्रेजरी जहां पे पैसा रखा जाता है, ठीक है, वो आता है, दंड आता है, मित्र, मित्र आता है, लेकिन कहीं पे भी शत्रु नहीं आता है, ठीक है। बढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन की ओर। मौर्य साम्राज्य का पतन होता कैसे है ये समझते हैं। देखिए, अशोक के जाने के बाद, अशोक की मृत्यु के बाद जो इसके उत्तराधिकारी थे वो क्या हुआ कि सब के सब उतने सक्षम नहीं थे जितना बाकी के राजा हुए जो इसमें मौर्य साम्राज्य में हुए, उनकी तरह सक्षम नहीं थे। और बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। कौन? बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। राइट आंसर आपका क्या होगा? बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था और जिसकी हत्या किया उसके ही सेनापति, उसका ही बृहद्रथ के सेनापति ने, बृहद्रथ का सेनापति जिसका नाम था, ठीक है, बृहद्रथ का सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग की, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। तो यहीं पे खत्म हो जाता है आपका मौर्य साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग ने क्या की? बृहद्रथ की हत्या कर दी, ठीक है, और यहीं से आपका मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है और भारत में एक नया साम्राज्य जन्म लेता है जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी या शुंग साम्राज्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य वैसे शुंग साम्राज्य, ठीक है। तो अंतिम शासक था बृहद्रथ जो कि उतना पावरफुल था नहीं जितना बाकी शासक थे, और उसकी हत्या उसके ही चीफ कमांडर, उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि एक ब्राह्मण वंश का था, उसने उसकी हत्या कर दी और खुद बैठ गया गद्दी के ऊपर और भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी या शुंग साम्राज्य। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और बढ़ देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं आपके, ठीक है। पहला है मेगास्थनीज इंडिका के लेखक, जो मेगास्थनीज जो इंडिका के लेखक थे वह मूल रूप से किस देश के थे? ऑप्शंस हैं आपके, पुर्तगाल, ग्रीस, मिस्र या फिर तुर्की। अभी मैंने बताया आपको, सेल्यूकस निकेटर ने नियुक्त किया था किसको? मेगास्थनीज को। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एज अ राजदूत या एम्बेसडर। और मेगास्थनीज की एक किताब है इंडिका जिसमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, मौर्य साम्राज्य की सोसाइटी, मौर्य साम्राज्य के जो कार्य करने का तरीका है उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? ऑप्शंस हैं तमिल, पाली, संस्कृत, हिंदी। देखिए बहुत सारे बच्चे इस पे पाली टिक करते हैं, लेकिन पाली इसका राइट आंसर नहीं है। पाली किस लिए टिक करते हैं? क्योंकि प्राचीन काल में पाली बहुत प्रचलन में थी। पाली ही लैंग्वेज लगभग आपको हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। मुद्रा राक्षस लिखी गई है संस्कृत में। किसने लिखा है? लिखा है विशाख दत्त साहब ने। किसने लिखा है? विशाख दत्त साहब ने लिखा है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और हाँ, बस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, यही ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? ऑप्शंस हैं प्रथम, चतुर्थ, 10वां या फिर 13वां। ऑप्शंस क्या हैं आपने देख लिया, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? 13वां। मैंने चिल्ला करके अभी कलिंग पढ़ा रहा था तो बता रहा था कि 13वें में कलिंग युद्ध का जिक्र किया गया है। कलिंग की राजधानी
कलिंग की राजधानी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने मिस कर दिया अभी पढ़ाते वक्त, कि कलिंग की राजधानी क्या है। तो कलिंग की राजधानी थी तोसाली। देखिए आपको अलग अलग बुक में अलग अलग जगहों पे इसका राइट आंसर अलग अलग, क्या अलग अलग का मतलब यही राइट आंसर है, तोसाली ही है। कहीं पे तोसली मिलता है, ठीक है, यही डिफरेंस आता है, कहीं पे तोसाली मिलता है, कहीं पे तोसली मिलता है, ऐसे ऐसे करके। तो राइट आंसर है तोसाली शिलालेख। कौन से शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है? 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन थी? ऑप्शंस हैं तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर तोसाली। ये देखिए वही सेम क्वेश्चन मिल गया ना, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तोसाली। ठीक है, तो अशोक के विजय के दौरान कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसाली। तोसाली कहां पे है? आज के उड़ीसा में, प्रेजेंट डे उड़ीसा क्या है? कलिंग था ना। तोसाली मतलब उड़ीसा में, जो इवन पूरा का पूरा उड़ीसा ही कलिंग था। अगर आप उठा के देखेंगे प्राचीन काल का वो मैप मौर्य साम्राज्य का, तो वही जो उड़ीसा का, जो उड़ीसा जहां जहां पे है वहीं पे कलिंग साम्राज्य भी हुआ करता था। अब निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कौन से, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा अशोक के साम्राज्य के अंदर नहीं था? जूनियर असिस्टेंट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे बच्चे इसका कश्मीर राइट आंसर टिक करेंगे, लेकिन कश्मीर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने अभी आपको चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि अशोक ने तमिल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग हर जगह पे अपना शासन फैला रखा था। ठीक है, तो अशोक के साम्राज्याधीन कौन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक या कामरूप? तो राइट आंसर है कामरूप। अब देखिए कामरूप अशोक के साम्राज्य के अंदर नहीं था। ऐसा जो उल्लेख है वो समुद्रगुप्त के, जो एक आपको मैं गुप्त साम्राज्य में पढ़ाऊंगा, एक इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम के से एक जो है उल्लेख मिलता है, इलाहाबाद प्रशस्ति है, जहां पे जो जिसको लिखा किसने था? हरिशेर ने लिखा था। और यहाँ पे गुप्त साम्राज्य के जो सीमांत राज्य हैं और जो समतट राज्य हैं उनका वर्णन मिलता है। तो उसी में लिखा गया है कि कामरूप एक ऐसी जगह थी जो साम्राज्य, अशोक के साम्राज्याधीन नहीं थी। ये बहुत ही मतलब आउट जाके क्वेश्चन पूछ लिया गया, मतलब आप गेस नहीं कर सकते कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो फिर वो सबका गड़बड़ होने वाला, क्योंकि कोई इतना वाइड में नहीं पढ़ता है। ये वही बच्चे सही कर सकते हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री उनके ग्रेजुएशन में रहा हो, काफी अच्छे से पढ़ाई किया हो। ठीक है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन है सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली, इनमें से कोई नहीं। भी चिल्ला चिल्ला के मैं बताया कि जो शाहबाजगढ़ी है, शाहबाजगढ़ी में इस जो ब्राह्मी लिपि है उसका उपयोग नहीं किया गया है यहाँ पे शाहबाजगढ़ी में। और एक और मैंने बताया था शाहबाजगढ़ी, और क्या था? एक और था, उसका नाम था मानसेहरा शायद। हाँ, मानसेहरा ही था। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, ये दो ऐसी जगह है, दो ऐसे शिलालेख हैं जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग ना करते हुए यहां पे खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है ना। लिख दूं मैं? लिख देता हूं, खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? ऑप्शंस 11वां, 12वां, 13वां या 14वां। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13वां। 13वां शिलालेख अशोक के जो सारे शिलालेख हैं, प्रधान शिलालेख, उसमें सबसे बड़ा माना जाता है। और इसी में किसके बारे में लिखा गया है? इसी में कलिंग विजय के बारे में लिखा गया है। कलिंग के बारे में लिखा गया है किसमें? 13वें शिलालेख के अंदर, है ना। और जो कलिंग विजय है उसका वर्णन किया गया है। और इसमें कलिंग विजय से ज्यादा इसको धम्म विजय को, धम्म पे मतलब धर्म पे जीत, धम्म विजय को इंपॉर्टेंस दी गई है। धम्म विजय इज ग्रेटर देन कलिंग विजय। ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्लाइड चेंज होने में टाइम लगेगा। डबल स्लाइड, डबल टिक करोगे, डबल टिप करोगे तो क्या होगा? आपका 10 सेकंड स्किप हो जाएगा, वहां से पढ़ेंगे, है ना। निम्न में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? ऑप्शंस हैं स्तंभ, स्तूप, चैत या बारादरी। राइट आंसर क्या होगा? सोच के बताइए, सोचेंगे तो हो सकता है बना लेंगे आप इस क्वेश्चन को। जूनियर असिस्टेंट 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। राइट आंसर है आपका स्तंभ। ठीक है, अभी मैंने स्तंभ के बारे में अलग से बताया था। सारनाथ का स्तंभ जिसमें क्या लिया गया है? भारत का चिन्ह लिया गया है ना, भारत सरकार का चिन्ह। तो जो सर्वोत्तम प्रतिमान है वो कौन है? स्तंभ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था। सिंह चतुर्मुख मैंने अभी चिल्ला चिल्ला करके आपको पढ़ाया है। सिंह चतुर्मुख कहाँ पे था? ये सारनाथ में था। और यहीं से लिया गया है भारत सरकार का
जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो भी यहीं से लिया गया है ना। तो यहां से ही आपका भारत सरकार का प्रतीक लिया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ पे है? सारनाथ स्तंभ पे है, ठीक है, बनवाया था अशोक ने। देवनाम प्रिय किस नाम किसे दिया गया था? देवनाम प्रिय नाम किसको दिया गया था? हर्ष को, अशोक को, कनिष्क को, चंद्रगुप्त को? अशोक को दिया गया था, चिल्ला चिल्ला के बताया भी। और इसके साथ ही साथ अशोक को एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शी या प्रियदर्शनी, इससे कंफ्यूज मत होना। प्रियदर्शिनी कहीं कहीं पे लिखा गया है, कहीं कहीं प्रियदर्शी लिखा गया है, ठीक है। तो और देखिए इस क्वेश्चन पे मैं करूंगा स्टार मार्क, और पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ये फील हो रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पेट के एग्जाम में। पेट 2022 के किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखा जाएगा, पता नहीं क्यों फील हो रहा है मुझे, आई डोंट नो व्हाई, बट पूछा जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो यार इंपॉर्टेंट है ये, प्रियदर्शिनी भी और देवनाम प्रिय भी। तो यही रहा आज का हमारा सेशन। आई होप कि आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप अपने नोट्स साथ ही साथ बनाते रहे होंगे, ठीक है। एंड यही था आज का आपका पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य या फिर मौर्य साम्राज्य। और कल से हम शुरू करेंगे गुप्ता, और गुप्ता को पढ़ेंगे, गुप्ता के बारे में ध्यान से पूरा एक एक क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थ्योरी करेंगे, ठीक है, जैसा हम करते आ रहे हैं। एंड अगर आप किसी भी एसएससी, बैंक, रेलवे, पेट, कुछ भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक पे अगर आपको पास लेना है जहां पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, तो आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करिए। कूपन कोड MT8573 यूज करने पे आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट। एंड हाँ, खुश रहिए, ठीक है। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्ट मी। थैंक यू।